इस विश्लेषण में हम बात करेंगे फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी की, जिसे हम FNTA के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा ऐतिहासिक कदम है जिसने भारत के पूर्वोत्तर की प्रशासनिक संरचना में एक बिल्कुल नया अध्याय जोड़ दिया है। आइए भारत के सुदूर पूर्व की धुंध से ढकी ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों की एक इमर्सिव यात्रा पर चलते हैं और आंतरिक सुरक्षा तथा शासन में हो रहे इस बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव को वैचारिक स्पष्टता के साथ समझते हैं। आइए एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें। ऊंचे ऊंचे असमान पहाड़, गहरे जलप्रपात और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए घने जंगल, ये है पूर्वी नागालैंड। यहाँ 6 दूरस्थ जिले बसे हैं: त्वेंसांग, मोन, किफिरे, लोंगलेंग, नोक्लॉक और शामतोर। यहाँ कोन्याक और चांग जैसी 8 प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं। यह एक ऐसा शांत और दुर्गम क्षेत्र है जो ऐतिहासिक रूप से पश्चिमी नागालैंड की उन्नत और विकसित घाटियों से पूरी तरह कटा हुआ था। इसी बेहद कठिन भौगोलिक स्थिति के कारण 1866 में ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने इसे बहिष्कृत क्षेत्र यानी एक्सक्लूडेड एरिया घोषित कर दिया था। और बस इसी एक फैसले ने विकास के एक ऐसे भयानक घाटे को जन्म दिया जो 1 सदी से भी अधिक समय तक चलता रहा। इन जनजातियों को राजनीतिक और सामाजिक रूप से एकदम अलग थलग कर दिया गया। लेकिन भूगोल को कभी भी किसी क्षेत्र का भाग्य तय नहीं करना चाहिए, है ना? और यही इस पूरी कहानी का मूल संदेश भी है। अब सवाल उठता है कि अचानक से ये पूरा विषय खबरों में क्यों छाया हुआ है? चलिए समय में थोड़ा आगे चलते हैं। तारीख 5 फरवरी 2026 और समय रात के ठीक 8:21। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक अपडेट जारी किया, जिसने पूर्वोत्तर भारत की नीति की पूरी दिशा ही बदलकर रख दी। ये वो समय था जब नई दिल्ली में एक बेहद अहम त्रिपक्षीय समझौते यानी ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता भारत सरकार के गृह मंत्रालय, नागालैंड सरकार और ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ENPO के बीच हुआ। इसी समझौते ने फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया। अब इस बड़े बदलाव के पीछे का कारण सबसे दिलचस्प है। ये असल में 2 नागालैंड की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसे पूर्व और पश्चिम के बीच दैनिक जीवन के भारी संघर्ष और विकास के अंतर के माध्यम से सबसे अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। सुविधाओं का ये भारी अंतर इस विभाजन को बिल्कुल साफ कर देता है। जरा सोचिए, पश्चिम में 118 शैक्षणिक संस्थान हैं, जबकि पूर्व में केवल 33। पश्चिम में 94 बैंक मौजूद हैं और पूर्व में मात्र 15। पूर्वी नागालैंड में प्रमुख अनुसंधान और सांस्कृतिक संस्थान तो पूरी तरह से शून्य हैं। बुनियादी ढांचे की इसी गंभीर कमी ने दशकों के असंतोष की आग को हवा दी। UPSC की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिहाज से इस क्रमिक विकास को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। 1866 में ब्रिटिश शासन के तहत इसका बहिष्कृत क्षेत्र होना, फिर 1963 में 13वें संविधान संशोधन के तहत नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा और त्वेंसांग क्षेत्रीय परिषद का गठन। उसके बाद 2010 में ENPO द्वारा एक अलग राज्य की औपचारिक मांग और अंततः 2026 में आज का ये ऐतिहासिक FNTA समझौता। अब हम इसके संवैधानिक तंत्र में गहराई से उतरते हैं। कानूनी तौर पर यह समझौता कैसे काम करता है, ये समझना बेहद जरूरी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह समझौता स्पष्ट रूप से यह घोषणा करता है कि यह संविधान के अनुच्छेद 371A को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा। मतलब यह नागा राज्य की अद्वितीय भौगोलिक और राजनीतिक अखंडता को पूरी तरह सुरक्षित रखता है। इसके ठीक उलट FNTA हस्तांतरणीय स्वायत्ता यानी डेवोल्यूशनरी ऑटोनॉमी का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे बहुत ही सावधानी से अनुच्छेद 371A के दायरे में ही रखा गया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 371A ये तय करता है कि संसद का कोई भी कानून तब तक नागालैंड पर लागू नहीं होता जब तक कि राज्य की विधानसभा उसे अपनाने का प्रस्ताव पारित न करे। ये प्रावधान उनकी धार्मिक प्रथाओं, नागा प्रथागत कानूनों, न्याय प्रशासन और भूमि तथा संसाधनों के स्वामित्व को पूरी तरह से सुरक्षा कवच प्रदान करता है। आधिकारिक तौर पर FNTA को ये सभी विशिष्ट विधायी शक्तियां प्रदान करने के लिए बहुत ही बारीक कानूनी ड्राफ्टिंग की जरूरत होती है। ये पक्का करना होता है कि ये नई व्यवस्था राज्य के मौजूदा ढांचे के भीतर संवैधानिक रूप से पूरी तरह वैध और मजबूत बनी रहे। लेकिन पूर्वी नागालैंड को स्थिर करने का महत्व सिर्फ घरेलू राजनीति या शिकायतों को दूर करने तक सीमित नहीं है।
ये रणनीतिक कूटनीति का एक मास्टर क्लास है। जरा इसके भूगोल को फिर से देखिए। ये क्षेत्र म्यांमार के साथ बहुत ही खुली और छिद्रपूर्ण सीमाएं साझा करता है। इस सीमांत क्षेत्र का विकास करके भारत असल में म्यांमार से होने वाली सीमा पार उग्रवाद के खिलाफ एक बेहद महत्वपूर्ण बफर जोन सुरक्षित कर रहा है। इसके अलावा पांगशा, लुंगवा और मीमी जैसे 3 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्रों से इसकी निकटता भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए भी एक बहुत बड़ा रास्ता खोलती है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि ये राजनीतिक विकास अभी समाप्त नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ते हैं। जैसे जैसे पूर्वी नागालैंड की पहाड़ियों से राजनीतिक धुंध छंट रही है, क्या हस्तांतरणीय स्वायत्ता का ये अनूठा मॉडल राज्यों की क्षेत्रीय सीमाओं को बदले बिना भारत के अन्य जटिल पहचान संघर्षों को सुलझाने के लिए एक अल्टीमेट मास्टर ब्लूप्रिंट बन सकता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में।